नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर इससे पहले बड़ी खबर आपको सतना से बता दें। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। हाथी पर सवार होंगे कांग्रेस नेता। जी हां, सईद अहमद, पूर्व मंत्री सईद अहमद कांग्रेस का हाथ छोड़ेंगे। सतना से बसपा से मेयर का चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल गुलशेर अहमद के बेटे हैं सईद अहमद। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पूर्व जनपद अध्यक्ष गेंदा लाल पटेल भी बसपा की सदस्यता लेंगे। कांग्रेस के कई नेता भी बसपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथी पर सवार होंगे कांग्रेस के नेता सईद अहमद। पूर्व मंत्री सईद अहमद कांग्रेस का हाथ छोड़ेंगे। सतना से बसपा से मेयर का चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल गुलशेर अहमद के बेटे हैं। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व मंत्री सईद अहमद छोड़ेंगे कांग्रेस का साथ और बसपा का थामेंगे हाथ। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल गुलशेर अहमद के बेटे हैं सईद। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं सईद। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथी पर सवार होंगे कांग्रेस नेता सईद अहमद। पूर्व मंत्री सईद अहमद कांग्रेस का हाथ छोड़ेंगे। सतना से बसपा से मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल गुलशेर अहमद के बेटे हैं सईद। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतना से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल होने जा रहे हैं सईद। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूर्व मंत्री थे। दिग्विजय सरकार में पूर्व राजस्व एवं वाणिज्य मंत्री थे और सतना में काफी हैसियत रखते हैं। और न केवल अपने समाज में बल्कि अन्य जो जातियां हैं उनमें इनकी खासी पैठ है और इन्होंने अब कांग्रेस का साथ छोड़ के बसपा का दामन थामा है। और जो न्यूज 18 ने संभावना जताई थी कि सईद अहमद और गेंदलाल पटेल कांग्रेस छोड़ सकते हैं और बसपा में शामिल हो सकते हैं, उस पर मुहर लग चुकी है। सईद अहमद अभी जो प्रदेश प्रभारी हैं बसपा के श्रीकांत, उनके हाथों से दस्ता लेंगे और साथ ही में महापौर के उम्मीदवार के रूप में नगर निगम में का नामांकन भी दाखिल करेंगे। तो कुल मिला के कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का एक धड़ा पूरी तरह से टूट चुका है। और मैं आपको बता दूं, सईद अहमद के साथ में यदि बात करें तो कई ऐसे छुपे चेहरे भी है कांग्रेस के जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस अपनों से गिर चुकी है और सतना नगर निगम का जो मुकाबला होगा अब वो त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ चुका है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ग्वालियर नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर ही दिया। पूर्व जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा को बीजेपी ने ग्वालियर नगर निगम में मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। सुमन शर्मा बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ता मानी जाती हैं। वो पूर्व में महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो वहीं उम्मीदवार बनाए जाने पर सुमन शर्मा का कहना है कि वो पार्टी की कार्यकर्ता हैं, इसी नाते टिकट मिला है। कांग्रेस पार्टी उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। विकास और शिवराज और मोदी सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगी। आखिरकार ग्वालियर में भी महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और जैसा कि जिनका नाम दौड़ में सबसे आगे चल रहा था, सुमन शर्मा जी, उनको प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर मेयर पद को लेकर। और हमारे साथ सुमन शर्मा जी है और यहाँ खुशियाँ भी मनाई जा रही है।
सुमन जी, लगातार आपका ही नाम था, पहले भी आपका था और आखिर में भी मोहर आपके नाम पर ही लगी है। बिल्कुल, मेरी पार्टी, मेरा संगठन कार्यकर्ता के बारे में सोचता है और कार्यकर्ता के बारे में सोचा है और आगे भी सोचता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी पार्टी मेरे बारे में सोचेगी। लगातार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद कहा था कि 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी, पार्टी इस बार जीतेगी, तो कितनी बड़ी चुनौती आप मानती है? काहे की चुनौती? मैं इसको चुनौती मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं जो सामने मेरे कैंडिडेट अभी है, मेरे लिए वो कोई चुनौती नहीं है। हम बहुत कम से कम 1 लाख वोटों से ज़्यादा से हम जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगी? कांग्रेस की किसी तरह की चुनौती को वो साफ इनकार कर रही है। शहर के मुद्दे, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के कामों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी और उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस के प्रदर्शन का सिलसिला भी अब पार्टी मुख्यालय से बाहर निकला है, राजभवन और जिला मुख्यालय तक पहुंचने वाला है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस हथकंडे को उनके लिए ही घातक ठहरा दिया है। राहुल से सवाल, कांग्रेस का बवाल। राहुल से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। इस प्रकार के आंदोलन, जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया, यह अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं। पूछताछ पर पॉलिटिक्स जारी है। कल हर गवर्नर हाउस का घेराव होगा और परसों हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे। पिछले 3 दिन से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ पर दिल्ली में यही दंगल चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी सड़कों पर हैं। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई बड़े नेता भी शामिल हुए। ईडी दफ्तर के बाहर भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान आगजनी भी हुई और पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो आप, ये जो इस प्रकार की बातें करने वाले दिल्ली पुलिस के लोग हैं, क्योंकि उन्हें अपना अत्याचार नजर नहीं आता। थोड़ा सा धक्का-मुक्की हो सकती है, हुई हो, लेकिन ऐसी कोई पुलिस की अंदर जाने वाली बात, लाठी चलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेशनल हेराल्ड मामले में ना तो पूछताछ का सिलसिला यहां रुकने वाला है और ना पूछताछ पर इस पॉलिटिक्स का सिलसिला। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी 23 जून को ईडी पूछताछ करने की तैयारी में है और कांग्रेस की तैयारी अपने प्रदर्शन को जिला मुख्यालयों तक ले जाने की है। हर हालत में जारी रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, अपनी बात को रखेंगे और भाजपा को एक्सपोज करेंगे देश के सामने कि मुद्दों पे काम करने की बजाय आप नेताओं की इमेज को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप नाकामयाब रहेंगे और हम लोग हर मुद्दे पर एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही। वैसे साल 1938 में शुरू हुए नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का सिलसिला साल 2008 में बंद हो गया, लेकिन साल 2010 में औने पौने दाम पर अधिग्रहण को लेकर साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच बिठा दी। स्वामी का आरोप है कि यंग इंडियन के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ की संपत्ति हड़प ली। इसी पूरी लेन देन की प्रक्रिया पर ईडी की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस नेताओं के हंगामे पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के माइंड को समझना होगा। राहुल और उनके परिवार ने देश को अपनी जागीर समझ रखा है। उन्होंने कहा कि आज तक कांग्रेस पार्टी किसी और बुराई पर सड़क पर नहीं उतरी, अब इस परिवार को बचाने के लिए सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल खुद को शहजादा और मिसेस वाड्रा खुद को शहजादी समझती हैं। उमा भारती ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जन अब चाटुकारों की सेना हो गई है। क्या है असल में, हम लोग को ना राहुल का माइंड समझना पड़ेगा। राहुल और उनके परिवार ने ये माना कि देश हमारी जागीर है और हम इस देश के सामंत हैं, तो हम कोई भी चीज़ इधर से उधर कर सकते हैं। उन्हें होश ही नहीं था इसका कि ये देश है, ये इनकी जागीर नहीं है ख़ानदान की, इनको लोगों ने चुना हुआ है। तो कुछ भी करते रहे और उस कुछ भी करते रहने को सरकार का संरक्षण मिलता रहा, क्योंकि सरकारें ही उनकी थी, मनमोहन सिंह जी वगैरह की थी। तो इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं, देखे ना जिस तरह से अभी तक कांग्रेस के लोग किसी बुराई के खिलाफ सड़क पे नहीं आए, खाली पार्लियामेंट में मुंह चलाते रहे। पहली बार हुआ कि उस परिवार को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वो सड़क पे आ गए। लेकिन मुख्य बात समझ के चलिएगा कि राहुल जी और उनकी वो बहन है मिसेस वाड्रा, वो ये मान के चलते हैं कि हम शहजादे और शहजादी हैं, ये हमारा राजघराना है और ये देश हमारी जागीर है और ये देश की जनता हमारी प्रजा है और ये कांग्रेस जन जो है ये हमारी चाटुकारों की सेना है। और उसी माइंडसेट को कांग्रेस देखिए फिर खाद दे रही है ऐसी गलती करके। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज दिल्ली में तमाम विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर आए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 22 विपक्षी दलों को नेताओं को एक साथ बुलाया था और सबने एक राय से शरद पवार को विपक्ष के कॉमन कैंडिडेट के तौर पर स्वीकार किया। लेकिन पेच ये फंसा है कि पवार तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में पवार मान जाते हैं या विपक्ष किसी नए उम्मीदवार पर दांव लगाती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बुलावे पर बुधवार को शरद पवार की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने एक कॉमन कैंडिडेट को लेकर आपसी सहमति बनाई है। सभी ने शरद पवार को उम्मीदवार बनाने पर एक राय जताई। अब शरद पवार को तय करना है कि वो हाँ करते हैं या नहीं। हालांकि इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो विपक्ष किसी और उम्मीदवार पर विचार करेगा। Consensus candidate, though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharad ji. हमारे हाथ में है, हम लोग इनसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, उनकी राय क्या है वो देंगे और आज की मीटिंग का आउटकम क्या है वो भी उन्हें बताएं। जानकारी के मुताबिक कुल 22 दलों को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसमें केवल 17 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला, शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी, जेडीएस से एचडी देवगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी शामिल हुए। इसके अलावा टीएल बालू, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, सपा से अखिलेश यादव, रणदीप सुरजेवाला, शरद पवार, जयंत चौधरी, महबूबा मुफ्ती शामिल हुए। विपक्षी दलों की बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के नेता भी शामिल हुए। और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। अब पहले कभी नहीं देखा अखिलेश और मुफ्ती जी, all they came this meeting. So there are so many party, even CPM, CPI, RSP, Congress, the Shiv Sena, the DMK, like this, so many party, NCP, Trinamool Congress, all they were there.
So only 1-2 parties may be left out because they have some reason, maybe they are busy or something. राजद की तरफ से सांसद मनोज झा और एडी सिंह शामिल हुए, जबकि जेएएम की तरफ से विदय हंसदा पहुंचे थे। ना है कि पवार साहब को कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया और अभी भी लोग लगातार उनसे अपील करेंगे कि पवार साहब एक्सेप्ट करें। अगली मीटिंग सर कब कॉल की? वो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय होगा, 20-21 की चर्चा चल रही है। रिक्वेस्ट करेंगे पवार साहब बिल्कुल। इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट फिक्स करना है उसके लिए इस हफ्ते के अंत में ये प्रमुख नेता फिर बैठ करके निर्णय करेंगे। ये हुआ है और सब कैंडिडेट ऐसा होगा कि सब सर्वमान्य होगा। इसी साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पिछले हफ्ते विपक्ष को एक करने के मकसद से 7 मुख्यमंत्रियों और 22 राजनीतिक दलों के नेताओं को ममता बनर्जी ने आमंत्रित किया था। बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे कुछ दलों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बात अब करेंगे छतरपुर की, जहां पर शादी के दौरान बीच सड़क पर सरेआम दुल्हा और बारातियों की पिटाई का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लड़की पक्ष के पुरुष और महिलाएं दुल्हे और बारातियों को जमकर पीट रहे हैं। इस घमासान में दुल्हा भी मारपीट का शिकार हो गया, तो वहीं कुछ लोगों ने दुल्हे को बचा लिया। मारपीट की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, मामला शांत कराया। घटना 12 जून की बताई जा रही है। दरअसल सिविल लाइन थाना के पास सड़क किनारे रहने वाले खाना बदोशों के यहां लड़की की शादी थी और मंडप में नाच गाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आखिर में पुलिस की समझाइश के बाद विवाह संपन्न हुआ। भिंड पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से सप्लाई की जा रही थी। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 8 पिस्टल, 4 अवैध कट्टा समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।